नमस्कार, हम कंटिन्यू कर रहे हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। तो टॉप पॉइंट है कासलीवाल। गुलाबचंद कासलीवाल ने लखनऊ विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त कर 1932 ईस्वी में जयपुर में वकालत करना प्रारंभ किया। 1932 से 1934 ईस्वी तक इन्होंने हरिजन बस्तियों में शिक्षा प्रसार एवं समाज सुधार का कार्य किया। 10 फरवरी 1939 को जयपुर प्रजामंडल के सदस्यों के गिरफ्तार होने पर कासलीवाल प्रजामंडल को गोपनीय फाइलों को लेकर भूमिगत हो गए और सत्याग्रह संचालन का जिम्मा लिया। जयपुर सत्याग्रह स्थगित होने पर कासलीवाल खाद्य उत्पादन के कार्य में लग गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कासलीवाल आजाद मोर्चे से जुड़ गए और ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में भाग लिया। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के उदयपुर अधिवेशन में उन्होंने राजपुताने की सभी रियासतों का एकीकरण कर संयुक्त राजस्थान बनाने का प्रस्ताव रखा, जो सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। नेक्स्ट है मास्टर भोलानाथ। मास्टर भोलानाथ का जन्म 1912 ईस्वी में अलवर में हुआ। 1938 ईस्वी में राजकीय सेवा अध्यापक से त्याग पत्र देकर इसने सक्रिय राजनीति में भाग लेना शुरू किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अलवर में जबरदस्ती युद्ध चंदा वसूलने का उसने विरोध किया। 13 नवंबर 1940 को भारत रक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर इन्हें जेल भेजा गया। मास्टर भोलानाथ ने अपने साथियों के साथ मिलकर खादी प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों में जन चेतना जागृत करने का कार्य किया। 1946 ईस्वी में खेड़ा मंगल सिंह नामक एक जागीरी गांव में सम्मेलन के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मास्टर भोलानाथ ने अलवर के गिरधर आश्रम में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें सभी रियासतों के नेताओं सहित मध्य भारत के नेताओं ने भी भाग लिया। मास्टर भोलानाथ को मत्स्य संघ एवं राजस्थान निर्माण के बाद व्यास मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया गया। नेक्स्ट है मोतीलाल तेजावत। आदिवासियों के मसीहा मोतीलाल तेजावत का जन्म 1888 ईस्वी में झाड़ोल के पास कोलियारी गांव में हुआ। शिक्षा प्राप्त समाप्ति के बाद वे झाड़ोल ठिकाने में कामदार बन गए। भीलों, करासियों और कृषकों के शोषण से द्रवित होकर तेजावत ने ठिकाने की नौकरी छोड़ दी और उन्हें जागरूक करने का कार्य प्रारंभ किया। तेजावत के प्रयासों से 1921 ईस्वी में मातृकुंडिया चित्तौड़ में वैसाखी पूर्णिमा के मेले में आदिवासियों की पंचायत आयोजित हुई, जिसमें बैठ बेगार लगान एवं जागीरदारों के अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष करने तथा अपनी समस्याओं से मेवाड़ महाराणा को अवगत कराने का निर्णय लिया गया। आंदोलन को गति देने एवं सफलता प्राप्त करने के लिए तेजावत को नेता चुना गया। तेजावत ने सभी आदिवासियों को एकता की शपथ दिलाई, जिससे यह एक ही आंदोलन कहलाया। तेजावत के नेतृत्व में आदिवासियों ने 21 सूत्री मांगों को लेकर उदयपुर में धरना दिया। इन मांगों को मेवाड़ पुकार की संज्ञा दी गई। अंततः मेवाड़ ने इनकी 18 मांगे मान ली, मगर 3 प्रमुख मांगे जंगल से लकड़ी काटने, भीड़ में से घास काटने और सुअर मारने से संबंधित थी, नहीं मानी। आदिवासियों के जागरूक हो जाने से जागीरदारों को समस्या हुई, अतः झाड़ोल ठिकानेदार ने तेजावत की हत्या का प्रयास किया, जिससे भीलों ने नाराज होकर झाड़ोल को घेर लिया। अपराधियों को सजा देने के आश्वासन पर ही भील वहां से हटे। यह आंदोलन मेवाड़ की सीमा के बाहर सिरोही में भी फैल गया। सिरोही सरकार ने बल प्रयोग से आंदोलन को दबाना चाहा, मगर सफल नहीं हुई, अतः उसे ग्रासियों को सुविधाएं देनी पड़ी और इन घटनाओं से मेवाड़ पर अंग्रेजी दबाव बढ़ा। अतः मेवाड़ सरकार ने तेजावत की गिरफ्तारी पर 500 रुपए का इनाम घोषित किया। काफी प्रयासों के बावजूद 7 वर्षों तक तेजावत को बंदी नहीं बनाया जा सका। अंततः 1929 ईस्वी में महात्मा गांधी की सलाह पर तेजावत ने ईडर में आत्मसमर्पण कर दिया। ईडर राज्य ने उन्हें मेवाड़ को सुपुत्र कर दिया। महेंद्र राज सभा ने उन्हें देश की शांति के लिए खतरा मानते हुए अनिश्चित काल के लिए जेल भेज दिया। 1936 ईस्वी में आदिवासी क्षेत्रों में नहीं जाने की शर्त पर तेजावत को जेल से रिहा किया गया। जेल से छूटने के बाद तेजावत ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और पुनः जेल गए। स्वतंत्रता के बाद इन्होंने आदिवासियों के मध्य रचनात्मक कार्य किया। 1963 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है रमेश चंद्र व्यास। भीलवाड़ा जिले के आमली गांव में जन्मे रमेश चंद्र व्यास को नमक सत्याग्रह के दौरान अजमेर में आंदोलन करने के कारण भेजा गया।
अजमेर के डिप्टी सुप्रीडेंट डोगरा को ज्वाला प्रसाद द्वारा गोली मारने की घटनाक्रम में व्यास की भी भूमिका रही। इन्हें गिरफ्तार किया गया, मगर जुर्म साबित नहीं होने पर अजमेर मेरवाड़ा से निर्वासित कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने उदयपुर को अपनी कर्मभूमि बनाया। 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना एवं उसकी गतिविधियों में रमेश चंद्र व्यास का सक्रिय सहयोग रहा। प्रजामंडल आंदोलन में वे प्रथम सत्याग्रही थे, अतः उन्हें जेल जाना पड़ा। जेल से छूटने के बाद इन्होंने भीलवाड़ा में मजदूर सेवा का काम हाथ में लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें अजमेर जेल में नजरबंद कर दिया गया। आजादी के बाद ये भीलवाड़ा से लोकसभा सदस्य चुने गए एवं संसद में मील मजदूरों की समस्याओं और कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवाज उठाई। नेक्स्ट है श्याम सुंदर माथुर, उनियारा ग्राम के निवासी श्याम सुंदर माथुर 1936 ईस्वी में राजकीय सेवा से त्यागपत्र देकर वनस्थली की जीवन कुटीर नामक संस्था से जुड़ गए। 1937 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल के पुनर्गठन के बाद मालपुरा, टोडराय सिंह तथा उनियारा को अपना कार्यक्षेत्र बनाकर जन जागृति उत्पन्न करने का कार्य किया। श्याम सुंदर माथुर राजस्थान सेवा संघ से भी जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है बलवंत सिंह मेहता, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष। बलवंत सिंह मेहता का जन्म 8 फरवरी 1900 को उदयपुर में हुआ। उन्होंने 1915 ईस्वी में प्रताप सभा की स्थापना की और इसे राजनीतिक जागृति का माध्यम बनाया। उन्होंने अजमेर की राजनीतिक गतिविधियों एवं 1929 की लाहौर कांग्रेस और 1930 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भाग लिया। वे क्रांतिकारियों के सहयोगी रहे और हल्दी घाटी में एक शिविर लगाया जहां बम बनाने की प्रक्रिया सिखाई जाती थी। 24 अप्रैल 1938 को प्रजामंडल की स्थापना के बाद हुए आंदोलन में उन्हें गिरफ्तार करके सराड़ा भिजवा दिया गया। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी वे गिरफ्तार किए गए और जेल में नजरबंद रखे गए। 1943 ईस्वी में इन्होंने उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना की। बलवंत सिंह मेहता राजस्थान सेवा संघ एवं राजस्थान राज्य में मंत्री, सांसद और भारत सेवक समाज के अध्यक्ष रहे। वे किसान आंदोलनों के भी कार्यकर्ता रहे और आदिवासी क्षेत्रों में काम किया। वे भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापकों में से थे। उदयपुर में मोती मगरी पर बनाया हुआ राणा प्रताप का स्मारक उन्हीं के प्रयत्नों का सार्थक फल है। बलवंत सिंह मेहता भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य और संविधान बनने पर उस पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान से प्रथम सदस्य थे। नेक्स्ट है नाना भाई खाट। डूंगरपुर प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापनार्थ एवं रियासती अत्याचारों के विरुद्ध 1947 ईस्वी में आंदोलन चलाया। डूंगरपुर प्रशासन ने प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर प्रजामंडल द्वारा चलाई जा रही पाठशालाओं को बंद करने का आदेश दिया। ग्राम धोड़ी की मीटिंग में माणिक्यलाल वर्मा ने कहा था कि प्रतिबंध के बावजूद पाठशालाएं बंद नहीं होनी चाहिए, चाहे कार्यकर्ताओं को जेल जाना पड़े। तब रास्तापाल ने नाना भाई काट ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। इस निर्णय की जानकारी जब जागीरदार ने रियासत को दी तो पुलिस सुप्रीडेंट और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरन बंद कराने 18 जून 1947 को दल बल सहित ग्राम रास्तापाल पहुंचे। नाना भाई खाट ने उत्तर दिया, प्रजामंडल के आदेश से ही पाठशाला बंद की जा सकती है। मजिस्ट्रेट ने कहा, मैं महारावल का आदेश लेकर आया हूं। नाना भाई ने महारावल का आदेश मानने से इनकार कर दिया। तब डंडों, घूंसों, थप्पड़ों और बंदूकों के कुंदों से पाठशाला के आंगन में ही नाना भाई खाट की निर्मम पिटाई की गई। बंदूकों के प्रहार और अज्ञातों से वे इतने घायल हो गए कि वे चिर निद्रा में सो गए। नेक्स्ट है घासीराम चौधरी। शेखावटी के क्रांतिकारी चौधरी घासीराम का जन्म 1903 ईस्वी में नवलगढ़ ठिकाने के बांसड़ी गांव झुंझुनू में हुआ था। चौधरी को 11 वर्ष की अल्प आयु में ही अपने पिता के साथ गांव से निर्वासित कर दिया गया, जिससे उन्होंने जागीरी प्रथा समाप्त करने की प्रतिज्ञा ली। उनके पिता ने घासीराम का बांस गांव की स्थापना की और जागीरदारों का विरोध शुरू कर दिया। घासीराम ने गांव-गांव पहुंचकर किसानों की बिखरी हुई शक्ति को संगठित किया और प्रजापति यज्ञ के माध्यम से किसानों को एकत्र कर जागीरदारों को परेशान कर दिया। चौधरी को भारत सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार
कर जेल भेजा गया, जहां उसे कठोर यातनाएं दी गईं। जागीरदारों की कोप दृष्टि के कारण उन्हें बार बार गिरफ्तार किया गया। जब भी वे जेल से बाहर आए, उन्होंने जन अधिकारों के लिए आवाज उठाई। नेक्स्ट है नारायणी देवी वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा की सहधर्मिणी नारायणी देवी का जन्म मध्य प्रदेश के सिंघोली गांव में राम सहाय भटनागर के यहाँ हुआ। 12 वर्ष की अल्प आयु में ही वे माणिक्यलाल वर्मा के साथ विवाह बंधन में बंध गई थीं। बांध दी गईं। किसानों व आम जनता पर शासक व जागीरदारों के अत्याचार देखकर माणिक्यलाल वर्मा ने आजीवन किसानों, दलितों व गरीबों की सेवा का संकल्प लिया, तो नारायणी देवी इस व्रत में उनकी सहयोगिनी बनी। माणिक्यलाल वर्मा के जेल जाने पर परिवार के पालन पोषण के साथ ही नारायणी देवी ने घर मोहल्लों में जाकर लोगों को पढ़ाना एवं शोषण के खिलाफ महिलाओं को जागरूक करने के कार्य किए। नारायणी देवी अपनी सहयोगिनियों के साथ घर घर जागृति संदेश पहुंचाती और लोगों को बेकार, नशा एवं बाल विवाह के विरुद्ध आवाज उठाने एवं संगठित होकर कार्य करने की प्रेरणा देती। 1939 ईस्वी में प्रजामंडल के कार्यों में भाग लेने के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। उन्होंने डूंगरपुर रियासत के खड़लाई में भीलों के मध्य शिक्षा प्रसार द्वारा जागृति पैदा करने का कार्य भी किया। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण नारायणी देवी को पुनः जेल जाना पड़ा। 1944 में वे भीलवाड़ा आ गईं और यहीं 14 नवंबर 1944 को महिला आश्रम संस्था की स्थापना की। यह प्रौढ़ शिक्षा व प्रसूति गृह का संचालन भी किया। महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करते हुए वे 1970 से 1976 ईस्वी तक राज्यसभा की सदस्य रहीं। 12 मार्च 1977 को उनकी मृत्यु हुई। खारवा ठाकुर गोपाल सिंह, खरवा ब्यावर के राव गोपाल सिंह 1873 से 1939 ईस्वी विदेशी शासन के उन्मूलन के लिए सदैव तैयार रहने वाले क्रांतिकारी थे। 21 फरवरी 1915 को जब सशस्त्र क्रांति की योजना बनी, तो राजस्थान में क्रांति का दायित्व राव गोपाल सिंह एवं भूप सिंह को सौंपा गया। राव गोपाल सिंह ने नसीराबाद और अजमेर की सैनिक टुकड़ियों से संपर्क कर उन्हें सहायता के लिए राजी कर लिया कि संकेत पाते ही वे अंग्रेज अधिकारियों को समाप्त कर देंगे। 21 फरवरी 1915 की रात्रि को 2000 सशस्त्र क्रांतिकारी सैनिकों के साथ राव गोपाल सिंह खरवा रेलवे स्टेशन के निकट जंगलों में छिप गए कि पंजाब से क्रांति की सूचना मिलते ही अंग्रेज ठिकानों पर धावा बोल देंगे। परंतु क्रांति का भांडाफोड़ हो जाने से सारी जानकारी धरी रह गई। अजमेर के कमिश्नर ने गोपाल सिंह के साथ समझौता कर उन्हें टोडगढ़ ब्यावर में नजरबंद कर दिया। कुछ दिनों बाद वे टोडगढ़ से फरार हो गए, लेकिन सलीमाबाद में पकड़े गए और उन्हें बंदी बनाकर अजमेर जेल में रखा गया। 1920 ईस्वी में जेल से छूटने के बाद राव गोपाल सिंह रचनात्मक कार्यों एवं पीड़ित व्यक्तियों की सेवा में लग गए। नेक्स्ट है विशंभर दयाल। विशंभर दयाल का जन्म भैरोड में हुआ। बाल्यावस्था में राजस्थान के सामंतों, भूमिपतियों को किसानों पर अत्याचार करते देखकर उसके मन में क्रांतिकारी भावना का उदय हुआ। वह गांवों के लोगों का ध्यान अंग्रेजी साम्राज्यवाद के काले कारनामों की ओर आकर्षित करता और उसके विरुद्ध विद्रोह करने को प्रेरित करता। धीरे धीरे उसका संपर्क उत्तर भारत के क्रांतिकारी से हो गया। 1912 ईस्वी के हार्डिंग बम कांड में उसने भी भाग लिया और इस बम कांड में विशंभर दयाल पर मुकदमा चलाया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। अतः विशंभर दयाल भूमिगत हो गए। रासबिहारी बोस की सशस्त्र क्रांति की योजना 21 फरवरी 1915 असफल हो जाने पर क्रांतिकारियों पर शिकंजा कड़ा कर दिया गया, जिससे वे पुनः भूमिगत हो गए। क्रांतिकारी संगठन HSRA को अर्थाभाव से उबारने के लिए विशंभर दयाल ने आजाद, धनवंतरी एवं काशीराम के साथ मिलकर दिल्ली के चांदनी चौक स्थित गाड़ोदिया स्टोर में डकैती डाली और 28 अक्टूबर 1930 को HSRA की दिल्ली शाखा का प्रमुख कैलाशपति जब गिरफ्तार होने के बाद मुखबिर बन गया, तो विशंभर दयाल उज्जैन चला गया और साधु के वेश में फरारी काटने लगा। लेकिन 16 मार्च 1931 को पुलिस के साथ इसकी मुठभेड़ हो गई और ख्यालावस्था में गिरफ्तार करके दिल्ली ले जाया गया। वहां कठोर यातनाएं होने के बावजूद भी पुलिस उसे कोई राज न उगलवा सकी। 22 अप्रैल 1931 को विशंभर दयाल ने अपने सीने पर लगे टांगे तोड़कर मौत को गले लगा दिया।
सीने पर लगे टांके तोड़कर मौत को गले लगा लिया और इस महान शहीद के शव को बहरोड नहीं ले जाने दिया गया। अंततः अरुणा आसफ अली ने शव को अपने कब्जे में लेकर यमुना किनारे इस क्रांतिकारी का अंतिम संस्कार किया। नेक्स्ट है मोहनलाल सुखाड़िया। आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया का जन्म 31 जुलाई 1916 को नाथद्वार राजसमंद में हुआ। 1939 ईस्वी से इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और मेवाड़ प्रजामंडल में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया। श्रीमती इंदुबाला के साथ अंतरजातीय विवाह कर इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में हलचल उत्पन्न कर दी। 1947 ईस्वी में मेवाड़ के प्रथम लोकप्रिय मंत्रिमंडल में सुखाड़िया को प्रजामंडल की ओर से मंत्री मनोनीत किया गया। 13 नवंबर 1954 को सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और 17 वर्षों तक राजस्थान निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री रहते हुए भी आर्थिक और सामाजिक जीवन से सामंती अवशेषों को नष्ट करने के लिए इनको संघर्ष करना पड़ा। इन्होंने राजस्थान में पृथ्वीराज को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किया। सुखाड़िया 1972 से 77 ईस्वी तक विभिन्न राज्यों के राज्यपाल रहे एवं 1980 ईस्वी में उदयपुर में इन्हें सांसद चुना गया। 1982 में सुखाड़िया चिर निद्रा में सो गए। नेक्स्ट है लाला मूलचंद अग्रवाल। सीकर क्षेत्र में जनजागृति उत्पन्न करने में रिंगस के लाला मूलचंद अग्रवाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अग्रवाल ने क्षेत्र के जाट किसानों में राजनीतिक चेतना विकसित करने के लिए खंडेला वाटी जाट पंचायत की स्थापना की, जो शेखावटी में प्रथम पंचायत संगठन था। इस पंचायत ने किसानों को उनके अधिकारों के प्रति जागृत किया और जागीरदारों के अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष हेतु उन्हें संगठित किया। लाला मूलचंद अग्रवाल ने रिंगस में एक खादी आश्रम खोला। यह खादी आश्रम दलितोत्थान व नारी उत्थान के प्रति समर्पित था और इसके माध्यम से जनता में राष्ट्रीय चेतना का प्रादुर्भाव हुआ। नेक्स्ट है श्रीमती रतन सिंह। श्रीमती रतन सिंह का जन्म मध्य प्रदेश के खाचरोद कस्बे में 15 अक्टूबर 1912 को हुआ। इनकी शिक्षा रतलाम में हुई और हीरालाल शास्त्री के साथ विवाह हुआ। 1929 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री ने ग्राम सेवा, ग्रामोत्थान एवं जनसेवा के उद्देश्य से वनस्थली टोंक में जीवन कुटीर की स्थापना की, तो श्रीमती रतन शास्त्री उसमें एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जुड़ गई और समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। 1935 ईस्वी में पुत्री शांता की आकस्मिक मृत्यु ने इनके जीवन में एक नवीन मोड़ ला दिया। शांता के अभाव की पूर्ति के लिए अपने मित्रों एवं परिचितों की पुत्रियों को वनस्थली लालन पालन पोषण और शिक्षण की व्यवस्था करने का निश्चय किया, जिससे शिक्षा कुटीर की नींव पड़ी, जो आगे चलकर वनस्थली विद्यापीठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बालिका शिक्षा के मामले में वनस्पति विश्वविद्यालय की पूरे देश में अपनी विशिष्ट पहचान है। रतन शास्त्री ने 1939 ईस्वी में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सेवा की। वे जयपुर राज्य प्रजामंडल की साधारण सभा और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदस्य रहीं। शास्त्री कस्तूरबा स्मारक ट्रस्ट की राजपुताना की अभिकत्री, राज्य समाज कल्याण बोर्ड, राज्य शिक्षक सलाहकार बोर्ड, राज्य सहायक अनुदान समिति, राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद, गांधी स्मारक ट्रस्ट की क्षेत्रीय समिति और लोकवाणी सोसाइटी की सदस्य रहीं। 1955 ईस्वी में इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया। महिला शिक्षा के अलावा इन्होंने ग्राम विकास, खादी एवं आत्मनिर्भरता, साक्षरता आदि क्षेत्रों में भी कार्य किया। महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इन्हें जमनालाल बजाज पुरस्कार एवं 1975 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। हीरालाल शास्त्री 24 नवंबर 1899 को जयपुर जिले के जोबनेर कस्बे में हीरालाल शास्त्री का जन्म हुआ। 6 वर्ष तक राजकीय सेवा करने के बाद अर्जुनलाल शेट्टी के संपर्क में आने के बाद राजकीय सेवा से त्यागपत्र दे दिया। शास्त्री जी ने जयपुर राज्य की निवाई तहसील में के वनस्थली ग्राम में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की, जिसके माध्यम से वस्त्र स्वावलंबन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया और इसके बाद वे जयपुर प्रजामंडल से जुड़ गए। 1942 ईस्वी में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में भाग लेकर लौटे। भारत छोड़ो आंदोलन की तर्ज पर रियासतों में राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ा। आंदोलन शुरू करने या ना करने को लेकर असमंजस में रहे। इन्होंने मिर्जा इस्माइल जयपुर के प्रधानमंत्री से एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट का आंदोलन शुरू नहीं किया, जिससे इनकी काफी आलोचना हुई और प्रजामंडल दो फाड़ हो गया। यह अखिलीय भारतीय देशी राज्य लोक परिषद
के प्रधानमंत्री और बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। इन्होंने निवाई में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की और यहीं 16 दिसंबर 1974 को इनका निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है जमनालाल बजाज। काशी का बास सीकर में जन्मे जमनालाल बजाज 1889 से 1942 ईस्वी महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के रूप में प्रख्यात है। राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने खुले मन से आर्थिक योगदान दिया। विद्यार्थी काल में ही बजाज ने अपने निजी खर्च से 100 रुपए बचाकर तिलक के दैनिक केसरी के हिंदी संस्करण को चंदा दिया। स्वदेशी के प्रबल पक्षधर जमनालाल बजाज ने 1906 ईस्वी के स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया और विदेशी वस्त्रों की होली जलाने का कार्य अपने परिवार से शुरू किया। जमनालाल बजाज गांधी जी के कार्यों से बहुत प्रभावित थे। 1920 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित होने पर उन्होंने अपनी राय बहादुर की पदवी त्याग दी और 1920 ईस्वी में ही कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष बनाए गए और यहीं से वे गांधी जी के पांचवें पुत्र के नाम के रूप में जाने गए। उन्होंने 1921 में वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की और विनोबा जी को साबरमती से वर्धा ले आए। उन्होंने विनोबा भावे को अपना गुरु माना। 1923 ईस्वी में राष्ट्रीय झंडे पर प्रतिबंध लगाने पर जमनालाल ने नागपुर में झंडा जुलूस का नेतृत्व किया और फलतः उन्हें 1.5 वर्ष की सजा दी गई। जेल में उन्होंने प्रथम श्रेणी की बजाय सी श्रेणी में रहना स्वीकार किया। बजाज राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रबल पक्षधर थे और इसे ईमान की भाषा कहते थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में व्यापक बनाने के लिए उन्होंने राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की और दक्षिण भारत में भी हिंदी का प्रचार किया। उन्होंने हिंदी पत्र पत्रिकाओं नवजीवन, कर्मवीर, प्रताप, राजस्थान केसरी, त्यागभूमि आदि के संवर्धन एवं प्रोत्साहन के लिए सहायता दी। जमनालाल बजाज ने हरिजनों द्वार का कार्य भी किया। इन्होंने अपने पारिवारिक मंदिर एवं कुओं को हरिजनों के लिए खोल दिया। सीकर में हरिजन विद्यालय खोला तथा अपने घर पर हरिजन सेवक रखकर एक आदर्श प्रस्तुत किया। 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह में भाग लेने पर ब्याज को एक बार पुनः जेल जाना पड़ा। जमनालाल बजाज ने व्यापारी समाज को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने की पहल की तथा बिजोलिया के किसानों एवं मेवाड़ महाराणा के मध्य समझौता एवं ब्यावर मिल के मजदूरों की हड़ताल के समय समझौता कराया। उन्होंने रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना में भी सहयोग दिया। नेक्स्ट है सीकर और जयपुर में प्रजामंडल की गतिविधियों को दिशा निर्देश देने के साथ साथ वे एक प्रकार से पूरे भारत की देशी रियासत में शोषित और पीड़ित जनता को उनके नागरिक अधिकार दिलाने और उत्तरदायी सरकारों की स्थापना कराने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। बजाज जयपुर प्रजामंडल के संस्थापकों में से थे तथा 1938 से 1942 ईस्वी तक इसके अध्यक्ष भी रहे। गांधी जी के आग्रह पर अपने जीवन के अंतिम चरण में उन्होंने अपने आप को सेवा कार्य के लिए समर्पित कर दिया। 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी जमनालाल बजाज शामिल हुए और पुनः जेल गए। जेल से छूटकर वे आध्यात्मिक यात्रा पर निकल गए। उन्होंने मारवाड़ी शिक्षा मंडल, गौ सेवा, नई तालीम, ग्रामोद्योग, महिला एवं हरिजन सेवा, गांधी सेवा संघ, खादी, राष्ट्रभाषा सत्याग्रह आश्रम एवं ग्राम सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। नेक्स्ट है पंडित अभिनन हरि। कोटा में जनजागृति के पुरोधा पंडित अभिनन हरि का जन्म 27 सितंबर 1905 को सिंघानिया गांव में हुआ। अपना जीवन हरि ने एक अध्यापक के रूप में शुरू किया। 1927 से 1930 ईस्वी के दौरान उन्हें कल्प वृक्ष एवं कर्मवीर पत्र का संपादन किया। 1930 ईस्वी के सत्याग्रह आंदोलन में कोटा से एक जत्था लेकर अजमेर गया तथा वहां रणभेरी नाम से सत्याग्रह का साइक्लोस्टाइन स्टाइल दैनिक निकाला। 1931 ईस्वी में पंडित न्यूनराम के साथ उसने विजयदशमी को प्रजामंडल की स्थापना की। दिल्ली में उत्तर भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना से उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1942 ईस्वी के आंदोलन के दौरान उसे पुनः जेल की यात्राएं करनी पड़ी। पंडित अभिनन हरि ने कोटा से लोक सेवक पत्र निकाला। राजस्थान निर्माण के बाद उसने राज्य के कृषि मंत्री पद पर कार्य किया। नेक्स्ट है ब्रजमोहन लाल शर्मा। ब्रजमोहन लाल शर्मा का जन्म 1913 में ब्यावर में हुआ। आगरा से LLB करने के बाद 1938 ईस्वी में ब्यावर में अपनी वकालत शुरू की और 1940 ईस्वी में शर्मा ने व्यक्तिगत सत्याग्रह को समर्थन दिया।
शर्मा को 1941 में अजमेर, मेरवाड़ा, राजस्थान व मध्य भारत की कांग्रेस ने दूसरा डिटेक्टर नियुक्त किया। युद्ध विरोधी नारे लगाने के कारण उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उसे गिरफ्तार कर अजमेर की केंद्रीय जेल में नजरबंद रखा गया। जेल से रिहा होते ही उसने पुनः सक्रिय राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया। 1952 ईस्वी में उन्हें ब्यावर से विधानसभा सदस्य चुना गया और अजमेर राज्य में मंत्री बनाया गया। ब्रजमोहन शर्मा ने जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम बनवाकर काश्तकारों को भूस्वामी बनाया। 1957 से 1962 तक विधानसभा में पुनः ब्यावर का प्रतिनिधित्व किया और सुखाड़िया मंत्रिमंडल में मंत्री रहे। 1997 में उनका स्वर्गवास हुआ। तो आज हम ये क्लास यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।